कहानी की शुरुआत में हम एक जहाज को देखते हैं जो कुछ कैदियों को साउथ कोरिया ले जा रहा है। इसी बीच हम शिप पर कुछ लोगों को देखते हैं जिन्हें किचन में काम करने के लिए रखा गया था। उनमें से एक आदमी कैदियों के लॉक को तोड़ देता है और फिर वह अपने साथियों के साथ एक रूम में जाता है जहां ढेर सारे वेपन्स रखे हुए थे। जो भी हथियार उनके हाथ लगा उन्होंने उठाया और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वह गैलरी से गुजर रहे थे उनमें से एक का सूटकेस गलती से एक मेटल पाइप से टकरा गया, जिससे तेज आवाज हुई और पास में तैनात पुलिस वाले अलर्ट हो गए। उनके लीडर ने तुरंत झूठ बोलकर हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी एक पुलिस वाले की नजर उनके हाथ में छुपी हुई बंदूक पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उन्होंने अचानक हमला कर दिया और उन सभी पुलिस वालों को बेरहमी से मार डाला। सारे सबूत मिटाने के लिए उन्होंने पुलिस वालों की लाशों को फ्रीज में छुपा दिया और फिर आगे बढ़ गए। इसके बाद वह सीधे कॉकपिट में पहुंचे और वहां मौजूद सभी क्रू मेंबर्स को मार डाला। वही शिप के अंदर ऑफिसर हेना ने देखा कि उसके वॉकी टॉकी में सिग्नल नहीं आ रहा था। उसने अपनी टीम से कांटेक्ट करने की कई कोशिशें की, लेकिन जब किसी तरफ से जवाब नहीं आया तो वह खुद ऊपर जाकर पता लगाने की कोशिश करने लगी कि आखिर चल क्या रहा है। दूसरी तरफ पाक और उसके बाकी साथी ऑफिसरों को मारते काटते हुए सेल तक पहुंचते हैं और इस बीच उन्होंने इतना खून खराबा किया था जिसकी कोई हद नहीं थी। और अभी ये तो बस शुरुआत थी, आगे आगे देखिए इस फिल्म में इतना खून खराबा है। दूसरी तरफ ऑफिसर हेना सियोक को ढूंढते हुए देख पर आती है। जैसे ही उसने डॉक्टर को ऊपर आते देखा उसने तुरंत पूछा कि वह नीचे क्या करने गया था। डॉक्टर थोड़ा घबरा गया और मन ही मन कोई जवाब सोचने लगा, लेकिन तभी सियोक वहां पहुंच जाता है जिससे डॉक्टर बच गया। उसी समय ऑफिसर ने देखा कि एक आदमी शिप के ऊपर चढ़ रहा था और उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। वह समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। इन सब बातों से बेखबर सीओ जब अपने साथियों के साथ कॉकपिट तक पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पूरे क्रू की लाशें पड़ी थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते कॉकपिट में छुपे लोगों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। इस हमले में कुछ लोग मारे गए, लेकिन सियोक, हेना और कुछ दूसरे ऑफिसर किसी तरह बच गए। फिर एक हमलावर ने क्रू मेंबर के सर पर बंदूक रख दी और उन्हें ब्लैकमेल करने लगा। उसकी चाल काम कर ही रही थी कि तभी हेना ने बड़ी होशियारी से उसे डिसआर्म कर दिया और मौका मिलते ही सियोक ने उसे गोली मार दी। पायलट काफी डरा हुआ था, लेकिन उसने बताया कि इंजन रूम में एक सैटेलाइट फोन है जिससे कोरिया में संपर्क किया जा सकता है। इधर गोलियों की आवाज सुनकर डॉक्टर घबरा गया। उसने नर्स से पूछा, क्या तुम्हें भी बाहर से गोली चलने की आवाज आई? लेकिन नर्स उस समय नशे में थी और उसे लगा कि डॉक्टर मजाक कर रहा है। वह बोली, मैं जाकर देख कर आती हूँ, पर डॉक्टर ने उसे तुरंत रोक लिया और दरवाजा लॉक कर दिया। पुलिस को लग रहा था कि क्रिमिनल्स उनके लिए खतरा है और उन क्रिमिनल्स को लग रहा था कि पुलिस वाले उनकी जान के दुश्मन हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि असली खतरा तो नीचे उनका इंतजार कर रहा था। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक लड़की को कोरिया स्मगल करे थे, लेकिन टाइम पर बेहोशी की दवा ना मिलने से वह डेड बॉडी फिर से जिंदा हो जाती है और अब आगे जो होगा वह देखकर सबकी रूम कांप जाएगी। इसी बीच पाक अपने लोगों के साथ इंजन रूम की ओर जाता है। रास्ते में उन्हें कुछ वर्कर्स मिलते हैं जिन्हें मारने में वह जरा भी देर नहीं करते। उन्होंने इंजन रूम में घुसकर बचे कुछ लोगों को भी मार दिया और वह सैटेलाइट फोन उसके तो उन्होंने परखच्चे उड़ा दिए। अब कोई तरीका नहीं था कि यह शिप किसी से कांटेक्ट कर सके। चीफ इंजीनियर ने कहा कि यह शिप उसके बिना नहीं चल सकती। ये सुनकर सभी कैदी हंस पड़े, क्योंकि उनका इरादा तो शिप चाहने का था ही नहीं। उन्होंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तेरे साथियों ने भी मरने से पहले हमें यही बोला था। पाक उसे मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी ली उसे रोक लेता है और कहता है कि बस अब बहुत हुआ। उन दोनों में बस लड़ाई होने ही वाली थी कि तभी सियोक अपनी बची हुई टीम के साथ उन्हें धर लेता है। इंजीनियर ने कहा कि यहाँ गोली मत चलाना, पर ये लोग कहाँ किसी की सुनने वाले थे। पाक जोन चाहता था कि वह सियोक को अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारे, पर नेता होने के बाद भी सिंह की आंखों में उसका कोई डर नहीं था। दोनों गुटों के बीच बहुत भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई किसी का गला काट रहा था तो कोई किसी का सर फोड़ रहा था। उसी दौरान एक आदमी वहां से भागने की कोशिश करता है, पर तभी वह डेड बॉडी अचानक उसके सामने आ खड़ी हुई। अल्फा ने उसे इतनी जोर की लात मारी कि उसके शरीर के अंग टूटकर चूर चूर हो गए। सब अपनी आपस की लड़ाई भूलकर बस उस मॉन्स्टर को ही देख रहे थे। अल्फा उन सभी को एक एक करके स्कैन करता है और फिर चाकू उठाकर उन्हें इस तरह काटता है जैसे कि कोई कसाई हो। ऐसा लग रहा था कि उसे प्रोग्राम ही किया गया था कत्लेआम के लिए। बस उसे यह बताना भूल गए कि किसकी जान बख्शनी है। अल्फा ने एक का सर पकड़ा और उसने इतनी जोर से अपनी उंगलियां घसाई कि उसका सिर पचक गया। सब उसे देखकर थर थर कांप रहे थे।
बाकी लोग बचकर भाग गए लेकिन अल्फा ने पाक का पीछा किया। अब दोनों आमने सामने खड़े थे, लेकिन साइकोपाथ जोंग अब भी नहीं समझ पाया था कि उसे हराना उसके बस की बात नहीं थी। अल्फा ने एक हथौड़े से उसके हाथ तोड़ दिए और फिर उसी हथौड़े से उसे पीट पीट कर उसके सर का कचूमर बना दिया। पास ही में मौजूद नर्स को अपने कैबिन के बाहर कुछ जोर जोर से पटकने की आवाजें सुनाई दी। वह थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन डॉक्टर के मना करने के बावजूद वह धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही उसने बाहर झांका, अल्फा ने उसकी गर्दन पकड़ ली और इतनी जोर से दबाया कि उसके गले की नसें फट गई। इतनी खूबसूरत लड़की की इतनी भयानक मौत देखकर डॉक्टर ने अपनी आंखें बंद कर ली, ताकि उसे यह घिनौना मंजर देखना ना पड़े। ज्यादा देर रुकता तो उसका भी यही हाल होता, इसीलिए वह अपनी पूरी जी जान लगाकर भागा और आखिर में ऑफिसर सियोक ऑर्ली से मिला, जो उसी को ढूंढते हुए शिप में भटक रहे थे। सियोक ने डॉक्टर से पूछा, तुम उसके बारे में क्या जानते हो? जिसके जवाब में डॉक्टर ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया। दरअसल प्रोजेक्ट अल्फा एक गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट था, जिसे इन जेनेटिक्स नाम की फार्मा कंपनी चला रही थी। ये कंपनी शुरुआत में इंसान को 10 साल तक जवान बनाए रखने वाले विटामिन बनाती थी, लेकिन इसकी आड़ में वह सुपर ह्यूमन वेपन्स तैयार कर रहे थे। उन्हें बहुत चोट आई थी, पर डॉक्टर ने बताया कि वह अपनी फर्स्ट एड किट बेसमेंट में ही छोड़ आया है। सीओ कहता है कि तुम लोग नीचे जाओ, मैं देखकर आता हूँ कि कोई जिंदा बचा है कि नहीं। इसी बीच हम उन फीमेल प्रिजनर्स को देखते हैं, जिन्होंने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर नजर रखने वाली ऑफिसर को बंदी बना लिया था। बाहर 2 और कैदी उनकी निगरानी कर रहे थे, पर तभी उन्होंने देखा कि कोई गेट पर जोर जोर से लात मार रहा है। इससे पहले वह कुछ समझ पाते, गेट उल्टा हुआ उनमें से एक के ऊपर गिर जाता है। अल्फा उसके ऊपर चढ़ा और अपने पैरों तले उसके मुंह को रौंद दिया। वो ऑफिसर जिसे उन लोगों ने बांध दिया था, अल्फा ने उसे भी चाकू से गोद कूद कर मार डाला। बचे हुए लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, और जो नहीं भाग पाया उसे अल्फा की दरिंदगी का सामना करना पड़ा। इसी बीच डॉक्टर उन लोगों के साथ बेसमेंट में पहुंच गया। ली ने देखा वहां उन गार्ड्स की लाशें पड़ी हुई थी, जो अल्फा की निगरानी कर रहे थे। चारों तरफ खून के छींटे और बिखरी हुई लाशों के टुकड़े देखकर ली समझ गया कि यहाँ क्या हुआ होगा। डॉक्टर ने देखा कि उसकी फर्स्ट एड किट वैसी की वैसी पड़ी हुई थी, जिसके बाद उसने फटाफट उस बूढ़े कैदी के पैर में टांके लगाए। ली को भी बहुत चोट आई थी, लेकिन पता नहीं कि वह अपने गांव को छुपा रहा था। इसी बीच हेना को एक क्लासिफाइड फाइल मिलती है, जिसमें 1943 के सोल्जर्स के बारे में लिखा हुआ था। कुछ पन्ने पलटते ही उसे एक तस्वीर मिलती है और हेना तुरंत पहचान जाती है कि यह वही आदमी है जो शिप में सभी को मार रहा है। पता चलता है कि वह 1911 में पैदा हुआ था, यानी यह आदमी पिछले 110 साल से जिंदा है। आगे ये भी लिखा हुआ था कि उसे 1943 में जापानी लोगों के साथ वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए मजबूर किया गया, जहां उसने अपना एक हाथ गंवा दिया, और जब वह जापानियों के किसी काम का नहीं रहा तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया और उस पर अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए। डॉक्टर ने जब आगे पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि इस एक्सपेरिमेंट से सब्जेक्ट वायलेंट और डेंजरस हो जाते थे, और उनकी ताकत भी आम इंसान से 5 गुना होती थी। जापान वाले इन सोलर्स को वॉर में इस्तेमाल करना चाहते थे। हम अल्फा को देखते हैं, जिसकी बॉडी को काट काट कर पता नहीं डॉक्टर्स ने उसकी क्या हालत कर दी थी। ऑपरेशन पूरा होते ही जापानीज कमांडर और उसकी बटालियन ने उनके काम की सराहना करते हुए तालियां बजाई, पर उन तालियों से होने वाले शोर से अल्फा की हार्ट बीट तेज हो गई। इससे पहले कि वह उसे कंट्रोल कर पाते, अल्फा जाग गया और एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगा। सोल्जर्स ने उस पर गोलियां चलाई, पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि यह इंसान नहीं हो सकता, उन्होंने एक मॉन्स्टर बना दिया है। एक डॉक्टर ने उसे अंदर लॉक कर दिया। उसे लगा कि वह बच गया, पर अल्फा ने बिना आंखों के भी सीधा उसके सर के बीचों बीच गोली मारी, जिससे वह वहीं ढेर हो गया। प्रेजेंट में वंग अपने लोगों के साथ शिप पर पहुंच गया। उसके लोग लैंड करने से पहले खुद में सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर लेते हैं, जिससे उन्हें कुछ देर के लिए सुपर ह्यूमन पावर्स मिल गई। इसी बीच सियोक अल्फा से जान बचाते हुए किचन में आ जाता है। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और उस कैदी को कहा कि वह फ्रीजर में छुप जाए। कुछ देर बाद अल्फा दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुसा। सियोक ने उस पर कई गोलियां चलाई, पर सबकी सब बेकार चली गई। अल्फा ने उसे उठाकर पूरे किचन भर में पटका, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। पर फिर भी सियोक ने हार नहीं मानी। उसने अल्फा के हाथ में चाकू दे मारा, और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसने उसे अपने दांतों से काटना शुरू कर दिया। अल्फा उसे मारता रहा, लेकिन जब तक सियोक ने उसके हाथ को काटकर अलग नहीं कर दिया, उसने उसे छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में मौत का कोई डर नहीं था, लेकिन आखिर में अल्फा ने उसे जोर से लात मारकर उसकी गर्दन तोड़ दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इसी बीच अल्फा को हेलीकॉप्टर की आवाज आई जिससे उसका ध्यान भटक गया और वो वहां से चला गया। वॉन जैसे ही शिप में आया उसने देखा कि चारों ओर लाशें पड़ी हुई थी। सोल्जर्स ने एक एक कोने में तलाशी की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। इससे पहले कि वह आगे बढ़ते वह फीमेल प्रिजनर मदद की उम्मीद में भागते हुए उनके पास आ पहुंची। उसने कहा जल्दी यहाँ से चलो नहीं तो वह आ जाएगा, पर वॉन ने उसे वही गोली मार दी। उनकी आवाज सुनकर हेना और डॉक्टर उन तक पहुंच गए, पर जब उन्होंने सामने लाश पड़ी देखी तो वह समझ गए कि यह उन्हें बचाने नहीं आए। हेना ने तुरंत उन्हें सरेंडर करने को कहा, लेकिन वून ने उसे भी मार दिया। वो बाकियों को भी मारने वाला था, पर तभी ली सुपर स्पीड से उन सोल्जर्स को ऐसा करने से रोक लेता है। वन सोच में पड़ गया कि यह कौन है, पर जब उसने उसके कपड़े फाड़कर उसकी चेस्ट पर वह निशान देखा तो वह समझ गया कि यह उन्हीं में से एक था। वो दोनों लड़ ही रहे थे कि तभी वहां अल्फा आ जाता है। मून ने कहा कि सिर्फ उसके सर पर गोली मारना, जिसके बाद सोल्जर्स ने उस पर गोलियों की बारिश कर दी। अल्फा किसी तरह खुद को शील्ड करते हुए एक एक को मारता चला गया। इसी बीच डॉक्टर और वह कैदी मौका मिलते ही वहां से भाग खड़े हुए। उन्होंने बाहर आकर देखा कि हेलीकॉप्टर अभी भी वहीं खड़ा था। वो जल्द ही अंदर घुसी और पायलट के सर पर बंदूक रखकर उन्हें तुरंत वहां से निकालने को कहा, पर यह उनकी बहुत बड़ी भूल थी क्योंकि पायलट तुरंत उन दोनों को गोली मार देता है और इस तरह इस शिप में आने वाले सारे इंसान मारे जा चुके थे। वहीं अंदर अल्फा वॉन पर अटैक करता है, पर वह बाकियों की तरह इजी टारगेट नहीं था। वॉन ने कहा तुम बहुत महंगे हो, काश तुम्हें मारना ना पड़ता। वन ने उसे बहुत मारा और आखिर में बड़ी बेरहमी से उसने अल्फा का गला रेतकर उसका काम तमाम कर दिया। अब शिप पर सिर्फ वॉन और ली ही बचे हुए थे। उन दोनों के बीच जोरदार टक्कर हुई। दोनों ही बराबर ताकतवर थे, लेकिन वॉन के पास मिलिट्री का एक्सपीरियंस था जो ली पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसे मारने से पहले वॉन ने उसे कहा कि तुम्हारे बेटे की शक्ल हूबहू तुमसे मेल खाती थी। तुझे मारकर मुझे वही दिन याद आ रहा है जब मैंने उसे मारा था। ये सुनकर ली गुस्से से पागल हो गया। उसने वॉन को कई बार चाकू से स्टैप किया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वो रेलिंग तोड़ते हुए सीधा समुद्र में जा गिरा। ली इतने पे ही नहीं रुका, वो भी उसके साथ नीचे कूद गया और उसे तब तक मारता रहा जब तक वह मर नहीं गया। इस काली रात के बाद जब अगले दिन का सूरज उगा तो शिप में हुए कत्लेआम की खबर एक नेशनल हेडलाइन बन चुकी थी। हम बून के बॉस को देखते हैं जो अपने नए टेस्ट सब्जेक्ट्स का इंस्पेक्शन करने आया था। साइंटिस्ट ने उसे बताया कि उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर है, वो इतने दबाव में काम नहीं कर सकते, पर बॉस ने उन्हें समझाया कि डरो मत, सब कुछ कंट्रोल में है। इसके बाद वह एक सेल में आया जिसके अंदर उन्होंने एक बच्ची को कैद कर रखा था। ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। पता चलता है कि उस दिन वॉन ने ली के बेटे को नहीं मारा था क्योंकि उसके अंदर भी ली की तरह सुपर पावर्स थी जो उसे जन्म से मिली थी। उन्होंने उसे कैद में रखकर बड़ा किया जिसकी बेचारी ली को जरा भी भनक नहीं थी। उसे तो यही लग रहा था कि उन लोगों ने उसे मार दिया। और इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।